अपने शो किरदार में हम एक बार पुनः लेके आए हैं एक ऐसे कलाकार को जिसने अपने नाम को, अपनी पहचान को खुद अपनी मेहनत से बनाया है। अनेक फिल्मों में काम किया है, सीरियल्स में काम किया है और हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ बैठे हैं रहमान आबिद अली खान साहब और बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ही सौम्य सरल, जितनी सरलता से ये हमसे मिलने आ गए, हमसे बात करने आ गए, उतने ही महान कलाकार हैं, उतनी मेहनत कश इंसान है। तो आपका अपने शो किरदार में हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत जी। किरदार हम लोग ने अपना शो एक नया स्टार्ट किया है जिसमें हम अलग अलग फील्ड के लोगों से उनकी ज़िंदगी के फलसफे को जानते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो किरदार है आज एक अभिनेता का किरदार हम मानते चल रहे हैं, तो आपकी पहचान, आपका किस तरीके से आपने अपना व्यक्तित्व निर्माण किया इस फील्ड में हमें बताइए। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं कि एक्टिंग का ख्याल मेरे मन में बिल्कुल बचपन से कभी नहीं था। जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि मतलब बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था, मैं बस ये हुआ कि परिस्थितिवश एक्टर बनता चला गया। एक ईटीवी मध्य प्रदेश चैनल में मैं जॉब करता था, तो उसमें एक प्रोग्राम आता था दास्तान जुर्म। दास्तान जुर्म का मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। उसमें क्या होता था कि जब भी कभी किसी की जरूरत पड़ती थी कि एक छोटे मोटे गुंडे कैरेक्टर करना है या यहाँ खड़े होना है, चाकू मारना है, तो डायरेक्टर साहब निजाम पटेल जी जो थे वो मेरे को हमेशा खड़ा कर दिया करते। बस वहाँ से मेरी जर्नी होती चली गई। फिर मैं नाटकों में आ गया, उसके बाद फिल्में मिलने लगी, वेब सीरीज मिलने लगी और बस मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। मतलब बाय लक, बाय चांस आप हीरो बन गए। बाय चांस कह सकते हैं आप इसको। और अब इसको आपने अपना फ्यूचर बना लिया? अब मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया है। अच्छा। अब मैं अपना पूरा फोकस, जो मेरे कैरियर का जो फोकस है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग। अच्छा। आपकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि आप दमदारी, क्या पुरजोरी है आवाज़ में, तो इस आवाज़ के लिए क्या करते हैं आप? इस आवाज़ के लिए बस ये है कि रंगमंच करता हूँ मैं। रंगमंच में जो हमारे डायलॉग होते हैं वो हमें बहुत तेज़ चिल्ला कर बोलना पड़ता है। हाँ। तो बस बाकी के कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरी आवाज़ के अंदर बेस ज़्यादा है, इसलिए बस आवाज़ का कई जगह पर मुझे फ़ायदा मिल जाता है। इस आवाज़ के कारण मुझे डकैतों के किरदार ज़्यादा मिलने लगते हैं और नेगेटिव कैरेक्टर्स के अंदर मैं बखूबी ढल जाता हूँ। जैसे अपने दर्शकों को हमने बताना चाहिए कि हमने जब इनसे पूछा कि आपके हाल चाल क्या है, तो उन्होंने मैं बहुत बुरा हूँ क्योंकि मैं विलेन हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप विलेन हैं, विलेन का रोल कर रहे हैं, इसलिए आपका वो छवि निर्मित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा माना जाए कि आपका आरंभ अचानक हुआ और बाय लक आप इसमें आगे बढ़ते गए। अब बताइए कि जैसे एक सामान्य रेहान और एक प्रोफेशनल रेहान कैसे अपने को दुनिया के सामने लेके आता है? देखिए, जो सामान्य रेहान है वो तो मैं एक बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, अपने बच्चों का पिता हूँ, अपने दोस्तों का दोस्त हूँ। और जब प्रोफेशनल रेहान आबिद अली जब आता है तब फिर मैं एक डेडिकेटेड एक्टर हूँ जो कि अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कॉल टाइम दिया गया है, आपको सुबह 6 बजे पहुंचना है गोरेगांव स्टूडियो। मैं मुंबई में रहता हूँ, नेहरूल में। नेहरूल से गोरेगांव का रास्ता जो है लोकल से पड़ता है 2.5 घंटे। तो मुझे वो कवर करने के लिए रात को उठना पड़ता है 2 बजे। 4 बजे पहली लोकल पकड़ कर मैं गोरेगांव पहुंचता हूँ, क्योंकि मेरे काम पर डेडिकेशन है कि मैं अपने कार्य को पूरी तरह से ईमानदारी से और शिद्दत से निभाता हूँ। तो मतलब इस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज। और पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो जब मेरे पास शूट नहीं होता तो मैं रात को सोता हूँ 2 बजे और दिन में सो कर उठता हूँ 12 बजे। अच्छा, जब हम इस लाइन की बात करते हैं तो इसमें जैसे आपने बताया कि लाइफ बिल्कुल अलग तरीके से चलती है, ना दिन आपका, ना रात अपनी, ना दोपहर अपनी, तो फिर चुनौतियाँ बहुत आती होंगी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी आती होंगी, वर्क के हिसाब से भी आती होंगी। तो चुनौती और सुकून दोनों को आप कैसे निभाते हैं? देखिए, जिंदगी में अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ टारगेट हासिल करना है, तो चुनौतियों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। बगैर चुनौती लिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे समकक्ष जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, लाइक दैट नवाजुद्दीन साहब हैं, इरफान खान साहब हैं, या फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, सब ने अपने अपने टाइम पर चुनौतियों का सामना किया है और चुनौतियों का सामना किया, संघर्ष किया, मेहनत की, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर हैं। हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, हम उनका डट कर सामना करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब जितनी मेहनत हम कर रहे हैं
उसकी जो फल है ऊपर वाला हमको उसके साथ देता रहता है अक्सर। आज मैं काफ़ी सारी फिल्में कर रहा हूँ। अभी मेरी एक मूवी है स्त्री 2, अभी उसका शूट चल रहा है, अभी वो आधे शूट बचा हुआ है मेरा। आने वाली फिल्म है मेरी छोरी 2 मेरी आने वाली, छोरी 1 मैंने की थी। इसके अलावा सेक्टर 36 एक फिल्म है जो कि भारत के एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था निठारी कांड, उस पर बेस्ड थी। तो उसके अंदर मैं बाबा बंगाली कैरेक्टर कर रहा हूँ। 2 वेब सीरीज कर चुका हूँ, पंचायत और रंगबाज फिर से, और काफ़ी सारे सीरियल, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, तो मतलब मैंने अनगिनत कर लिए। और जो अपना सिंपल जो पारिवारिक शो होते हैं, सपनों के भंवर में कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली सिंदूर की कीमत के अंदर मैंने एक तांत्रिक का कैरेक्टर किया है। तो करता जा रहा हूँ लगातार काम, और अपने हिसाब से अपनी मेहनत को मैं अंजाम दे रहा हूँ। तो बाकी फल देने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है, जो कि वक्त वक्त पर फल मुझे देते ही रहता है। जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताया कि कहीं डकैत का रोल है, कहीं तांत्रिक का रोल है, कहीं ऐसे मतलब बाबा टाइप का रोल अभी आप ज्यादा करें, तो क्या जो अभी लुक हम देख रहे हैं वो भी किसी फिल्म का लुक है? उसके लिए मैडम आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था, तो फर्स्ट लॉकडाउन से पहले मैं सावधान इंडिया में हवलदार दयाराम तिवारी कैरेक्टर कर रहा था। तब मेरे बाल बिल्कुल छोटे छोटे और मेरा हवलदार वाला बिल्कुल लुक था। फिर लॉकडाउन लगा, मैं घर में बंद हुआ, दाढ़ी बढ़ती गई, बाल बढ़ते गए। फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तब इन दाढ़ी और बालों की वजह से मुझे मेरी जिंदगी का सबसे पहला ब्रेक मिला। विशाल फूरिया जी ने मुझे अपनी फिल्म में ब्रेक दिया। फिल्म छोरी बनाई थी उन्होंने, उसमें तांत्रिक कैरेक्टर किया। वो तांत्रिक कैरेक्टर मैंने किया, और उसके बाद ये लुक मेरे ऊपर ऐसा चिपका कि मैं आज तक इस लुक के कारण डकैत, बाबा ऐसी कैरेक्टर करता है। अभी तक कितनी हीरोइनों के साथ काम कर चुके हैं आप? मैडम नुसरत बुरुचो के साथ काम किया है मैंने, मीता बशीर जी के साथ काम किया है, और बस इन्हीं दोनों के साथ में काम किया है मैंने। मतलब काफी लकी है। भोपाल के आर्टिस्ट की हम बात करें तो उसमें आपको लक आपका बहुत अच्छे से साथ दे रहा है, और साथ में आपकी मेहनत भी है, तो जिस वजह से आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, नुसरत बुरुचो मैडम के साथ में मैंने 3 फिल्में कर ली। छोरी 1, छोरी 2 और जनहित में जारी। स्त्री फिल्म में श्रद्धा कपूर भी है, तो क्या आपका भी कोई? उनका नाम मैंने भूल गया। स्त्री फिल्म में मैंने काम तो किया है, लेकिन श्रद्धा मैम के साथ मेरा कोई सीन नहीं था। मेरे से जो सीन हुए वो पंकज त्रिपाठी सर के साथ में हुए। अच्छा, पंकज त्रिपाठी भी आज अपना एक वजूद रखते हैं और बहुत नामी गिरामी, कैसा अनुभव रहा? पंकज त्रिपाठी जितना डाउन टू अर्थ एक्टर मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा। मैंने जब हम लोग स्त्री 1 कर रहे थे, तब भी उनका मुझसे बड़ा विशेष प्रेम था, और अभी भी जब मैं स्त्री 2 कर रहा था, उसका एक मैं किस्सा सुनाना चाहूँगा कि स्त्री 2 में सीन है कि हम सब लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। एक मोहल्ले से बच्ची गायब हुई है, उसको ढूंढ रहे थे। मेरे साथ में मेरे आगे राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना, ये लोग हैं, उसके पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे पूरे मोहल्ले वाले हैं। अब हम लोग जाकर पहुँचते हैं किले के दरवाजे पे, वहाँ पे पंकज त्रिपाठी दादा बैठे मिलते हैं हमको। अब वहाँ पे जो मेरे पीछे जो पूरा क्राउड है चंदेरी का, वो सब लोग मतलब कैमरे वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा धक्का कहीं राजकुमार राव को ना लग जाए, सीन डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैं उसको बिल्कुल कवर करके खड़ा हुआ हूँ। पंकज त्रिपाठी दादा ने चीज देखी, फिर जब कट हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उन लोगों को बोल क्यों नहीं रहे थे? अब मैंने सर में चलती सीन में कैसे बोल देता, तो कहना आपको आगे आना चाहिए। मैं क्या, अगर मैं आगे आता तो राजकुमार राव जी को कवर कर देता। तो उन्होंने मेरे से एक बड़ी एक अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि रेहान भाई, अगर मैं गाँव से आकर मैं ये सोचता कि ये धक्का खाकर मैं आगे नहीं आऊं और कोई मुझे चिल्ला देगा, तो मैं आज इतना बड़ा एक्टर नहीं बन पाता। ये बात उन्होंने मेरे को अलग से बुला के बोली कि अगर आपको कोई धक्का मार रहा है तो आप आगे आकर खड़े हो जाओ, डायरेक्टर को खराब लगेगा तो वो आपको अलग लड़ाई खड़ा कर देगा। ये बात मैंने उनके आपके साथ कर ली। अब मैं बड़ा कवर करके सब चीजें चलता हूँ। अच्छा, तो रेहान भाई एक बात बताइए आप कि जब शॉट हो जाता है, जब रिलैक्स टाइम होता है, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ जब आप बैठते हैं तो किस तरीके की बातें होती, क्या सीखने को मिलता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जब हम लोग फ्री टाइम में बैठते हैं तो सबसे पहले तो बात होती है, अगर मैं उनके साथ में हूँ तो वो अगले सीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगला सीन हमें ऐसे करना है और इसके अंदर आप ये करना, मैं ये करूँगा, और छोटी मोटी रिहर्सल हमारे टेबल पर बैठ कर हो जाती है। उसके बाद हम टेक पे जाते हैं, टेक पे फिर एक रिहर्सल डायरेक्टर मिलता है। अब चूंकि कि हम लोग अपना सीन पहले ही हम लोग साथ में कर चुके हैं टेबल पर बैठ के, तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब इसके अलावा मान लीजिए किसी सीनियर कलाकार को
मेरा लुक देख के या मेरी परफॉर्मेंस देख के कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई पर्सनल बातें शेयर हो जाती हैं हमारी। अच्छा। आप इसके अलावा क्या करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ रहती है, मुंबई में कहाँ रहते हैं, कभी आइए घर पे, कभी चाय पीने आइए, फिर हमारे रिलेशन बनते हैं। इन रिलेशन का फ़ायदा ये मिलता है कि कभी कुछ ऐसा फिल्म शूट होती है उसमें उनको लगता है कि यार रेहान ने हमारे साथ में काम किया है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो हमारा नंबर शेयर कर देते हैं। ये सब बातें होती हैं। अच्छा, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे पास आते चले जा रहे हैं, तो हमको आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो जो आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, जैसे आप लोग मेहनत करके पहुंच रहे हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे उन लोगों को कि आप यदि आर्टिस्ट लाइन में आना चाहते, कलाकार बनना चाहते, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जितने भी नए कलाकार लोग आना चाहते हैं फिल्म के अंदर, मैं उन सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना एटीट्यूड जो है ना घर पर रखकर आइए। मैं सेट पर अक्सर देखता हूँ जो लोग एक आध लाइन का डायलॉग मिल गया किसी को या कुछ उनको थोड़ा सा हीरो के साथ में कुछ रोल वोल मिल गया, उनका एटीट्यूड वहाँ पहुँच जाता है। उनको लगता है कि यार मैं सुपरस्टार बन गया, और इसका खामियाजा उनको आगे जाकर भुगतना पड़ता है। जितना आप सेट पर डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना आप हम्बल रहेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अपने किरदार पे मेहनत कीजिए। अगर आपको एक लाइन का डायलॉग भी मिला है तो उसके अंदर आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए, पूरी शिद्दत से उस डायलॉग को आप परफॉर्म कीजिए, ताकि डायरेक्टर को लगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा कलाकार है, इसको हमने एक डायलॉग दिया है तो इसको आगे इस फिल्म के अंदर एक दो डायलॉग्स को और डालना चाहिए। मतलब मेहनत करते चले जाइए और घमंड मत करिए। घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में बहुत संघर्ष है। मतलब बहुत ज्यादा, हर रोल के बाद अलग संघर्ष है। मतलब एक रोल करके आप एक पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। आपको जैसे हम अमिताभ बच्चन जी को भी देखते, इतनी एज होने के बावजूद भी वो हर वक्त मेहनत करते हुए, बहुत ज्यादा मेहनत करते। तो ये एक समझ में आती है कि कितनी मेहनत, कितना शिद्दत, कितनी आपको एक लगन चाहिए इस काम को। मैं बात बोलना चाहूंगा कि बगैर लगन के आप किसी भी सफलता को आप अचीव नहीं कर सकते। आपको कुछ भी चीज चाहिए, आपको लगन आपके दिल के अंदर लगानी पड़ेगी और उस लगन को जलाना होगा। जब आपके अंदर से जलेगी वो चीज, लौ बन के जलेगी, तब आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आज मतलब कहते हैं दिल की आग आपको जलानी है। चलिए रेहान भाई, अब एक रैपिड फायर राउंड करिए। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट? मेहनत। वीकनेस? आलस। आलस पे कैसे जीतते हैं आप? आलस ऐसे जीतते हैं कि जैसे मान लीजिए सुबह 4 बजे कॉल टाइम है, अब उठना है, नींद आ रही है बिस्तर पे लेकिन नहीं उठना है, तो आलस को छोड़ के फिर आपको करना पड़ता है। तो क्या ठंडा पानी डाल देते हैं जल्दी से कि बस? नहीं, मैं तो सीधे बाथरूम में जाता हूँ, शावर खड़ा रहता हूँ, शावर खोल के बस नींद उड़ गई और फिर काम पे लग गए। बस फिर काम। ठीक है, तो मतलब वीकनेस वहाँ दूर हो जाती है। बिल्कुल। चलिए, जीवन का मूल मंत्र क्या है? जीवन का मूल मंत्र है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो आपके कर्म के हिसाब से आपको फल दे देगा। कुछ लोग तो उल्टा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, काम भी करो, फल भी पाते चले जाओ, मिलता है, हमें पता रहना चाहिए कि हमें क्या फल मिलना है। अब वो कुछ लोग कहते हैं, वो उनका अपना फलसफा होगा। मेरा फलसफा तो ये भैया मेहनत करते जाओ, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उतनी करो। फल के लिए ऊपर वाला बेटा सब देख रहा है, वो आपको खुद दे ही देगा। जैसे मुझे मिल गया। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य मेरा ये है कि मैं अपने आप को एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जो कि हर रोल में ढल जाता हूँ। मतलब सिर्फ मैं बाबा, तांत्रिक, डकैत में ही सीमित नहीं रहना चाहता, मैं अलग अलग तरीके के किरदार निभाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी जो अभी आपके सामने बोल दी जाए, आप मुस्कुराओगे? बस छोरी फिल्म के अंदर विशाल फूरिया सर का मुझे कास्ट करना। ओके। और गुस्से की वजह? गुस्से की वजह ये है कि सेट पे बुला लिया जाए, 6 घंटे बैठे हुए हैं, फिर से हमारा सीन नहीं हो रहा है, बस ये गुस्सा आने लगता है। फिर जब गुस्सा आता है, गुस्सा पीना पड़े, उस गुस्से को पी के फिर देना पड़ता है, देना पड़ता, नहीं तो वो चीज आपको चेहरे में दिखती है वो चीज कि आप थक गए, आपको गुस्सा आ गया है, अब आप कुछ परफॉर्म करने के लायक नहीं रहे, तो वो चीज हम नहीं चाहते कि पब्लिक देखे। सीन से पहले वैनिटी वैन में क्या हो रहा है ये हमें मालूम है, पर्दे के ऊपर तो पब्लिक वही दिख रही है ना जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो सब चीजें ठीक करने पड़ती। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अपने आप को साधना पड़ता है, बिल्कुल, है ना। अच्छा, हमारा ये शो है किरदार, इस शो के बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं शो के बारे में कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जो समाज के अलग अलग किरदार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जिनको कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए आप ये मंच लेकर आए, ये आपने बहुत सराहनीय प्रयास किया है। इसके अलावा आप जो अपने किरदार शो के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं सामाजिक चेतना के लिए, जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आपकी समाधान मैंने देखी थी, कुछ नरवाई जलाने के ऊपर थी, आपने काफ़ी अच्छा संदेश दिया है, आपका बहुत अच्छा प्रयास है जी। अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि अभी अभी रेहान भाई ने जो कहा है कि हमने एक समाधान फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, और हमारे जो आर्टिस्ट थे, मेन लीड हीरो का काम इन्होंने ही किया था, और वो ये मतलब एक महान कलाकार की एक छोटी सी खूबी भी कह सकते हैं इसको, कि इन्होंने अपना नाम छुपा लिया, लेकिन ये उसके हीरो थे, और एकमात्र हीरो यही थे। इन्होंने ही संदेश दिया कि हमें नरवाई जलानी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए, और नहीं जलाना है तो उससे क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। तो अपने दर्शकों को हम यही कहेंगे कि एक महान कलाकार से आज हमने अपने शो किरदार में आपको मिलवाया है। आप हमारे शो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, आगे हम ऐसे ही कलाकार लेते हैं।